और अब बात करेंगे आसाराम बापू कांड के गवाह की। आसाराम कांड के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को कृपाल पर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले में गंभीर रूप से घायल कृपाल सिंह को फौरन इलाज के लिए बरेली लाया गया। बरेली अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब पुलिस भी मान रही है कि हो सकता है कि हत्या के पीछे आसाराम के समर्थक हों और इस केस में अब तक 2 लोग मारे जा चुके हैं और 9 गवाहों की पर जानलेवा हमला हुआ है। खास बात यह है कि अब तक किसी गवाह के हमलावरों का सुराग नहीं मिल पाया है। आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वालों में से एक कृपाल को मौत की नींद सुला दिया गया। शाहजहांपुर में हुए गोलीकांड में जख्मी कृपाल सिंह ने बरेली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शुक्रवार की शाम कृपाल सिंह पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। कृपाल मोटरसाइकिल पर थे और हमलावर कार में सवार थे, जिन्होंने बेहद नजदीक से कृपाल पर गोलियां दागी। वो गोलियां कृपाल के पीठ पर लगी और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कृपाल को बरेली रेफर कर दिया गया। कृपाल को गोली लगने के बाद लकवा मार गया था। कृपाल की मौत के बाद अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। डेथ डिक्लेयर इन्होंने अभी हमारे आने के बाद जब हमने बोला कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तब इन्होंने डिक्लेयर किया है। नहीं तो ये तो कह रहे थे कि देखेंगे प्लस हो सकता है प्लस चल जाए। हम चाहते हैं इसमें सीबीआई से जांच हो। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसका सबको पता है किसका हाथ है। कृपाल सिंह उस परिवहन कंपनी में कर्मचारी हैं जिसके मालिक की बेटी ने आसाराम पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गे उनके सारे गवाहों पर एक के बाद एक हमले करा रहे हैं। मैटर में इसमें गवाह उसके आदमियों ने उसके गुर्गों ने से धमकी दी थी, अगर तूने गवाही दी तो हम तुझे गोली मार देंगे। तो निश्चित तौर पे आसाराम के लोगों ने गोली मरवाई है? हाँ, निश्चित रूप से। किसने गोली मरवाई है? आसाराम ने मरवाई, उसके आदमी ने मारी है। अब तक हमलावर पुलिस के कब्जे से दूर हैं। उनकी तलाश जारी है। पुलिस को भी शक है कि हत्या के पीछे आसाराम के समर्थक हो सकते हैं। कृपाल पर हमला किसने किया, हमला किसके इशारे पर किया गया, इसका पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं। हाँ, इन्होंने जो 3 लोगों के नाम बताए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आसाराम के गुर्गे बताए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। हाँ, ये बता रहे हैं कि आसाराम केस में ये मुख्य गवाह थे, उनके ऊपर शक है इनका जो है। उन्होंने 3 नाम बताए हैं, इन्होंने उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आसाराम के प्रवक्ता इस हमले को साजिश नहीं बल्कि इत्तेफाक करार दे रहे हैं। देखिए, हमने बहुत पहले से ये रिक्वेस्ट डाला है सेशन कोर्ट में। 20 सितंबर 2014 को हमने रिक्वेस्ट डाला था कि सभी विटनेसेस को सिक्योरिटी देनी चाहिए और हमारी ये डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी विटनेसेस, जितने भी विटनेसेस हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष परोक्ष, जितने भी विटनेसेस हैं, उनको हाई लेवल का सिक्योरिटी मिले। अगर कैमरा की जरूरत है तो उनके घर पर या ऑफिशियल प्लेसेस पर उनके कैमरा भी लगा दिया जाए। बेशक आसाराम जेल में हो, लेकिन गवाहों पर चलती गोलियां यह इशारा जरूर करती हैं कि कहीं न कहीं इस खूनी खेल के पीछे खुद आसाराम तो नहीं। जिस व्यक्ति को ईश्वर समझकर पूजा, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला खुद मौत के आगोश में सो गया। अब सवाल ये उठता है कि कब बंद होगा मौत का ये कुआं और कब रुकेगा आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों की मौत का सिलसिला। अपने सहयोगी सौरभ और कैमरा पर्सन अखिलेश अस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, शाहजहांपुर, IBN 7। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्राह्मण एकता सेवा संस्था के अध्यक्ष और आसाराम समर्थक अखिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आसाराम सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ेंगी अब से कुछ ही देर में नीलम दुबे, कोशिश करेंगे उनसे हम संपर्क कर सके। और आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला हमारे साथ हैं। इनके अलावा शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उत्कर्ष। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्या इस मामले में वहां पर प्रतिक्रिया आ रही, क्या ये साजिश के तहत हुआ है? बिल्कुल नवजोत, अभी तक इस मामले में जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जितने भी लोगों से हमने बात की है, वो इसको इसी साजिश के अंतर्गत मान रहे हैं, क्योंकि इस मृतक की सीधा सीधा एक ही संबंध था या एक ही पहचान थी। वो इस रूप में थी कि वो आसाराम के केस में गवाह हैं। हमने जितने भी लोगों से बात की है, उनके परिवार के लोगों की जितनी भी हमने प्रतिक्रियाएं अभी थोड़ी देर पहले सुनी हैं, वो सब यही कहती हैं कि कहीं ना कहीं उनका संबंध, उनका कनेक्शन इस बात से, इस केस से था, आसाराम के मामले से था और शायद यही
उनकी मौत की वजह बना, उनकी हत्या की वजह बना। जी दुर्गेश जी, जो भी हमले हो रहे हैं या फिर जिनकी मौत हुई है, क्या हम इसको महज इत्तेफाक मान लें? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं मानिए। पहली बात यह है कि आपके कानून में एक जो नियम है कि जो एक बार गवाही दे देता है, जिसकी गवाही एक बार दर्ज हो जाती है, अपनी गवाही नहीं बदल सकता है। सूरत केस में बहनों ने आपके कुछ चैनलों पे आके खुद कहा कि हम दोबारा गवाही देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा अगर आपने एक बार जो बोल दिया वो पक्का हो गया। 3 महीने पहले कृपाली जी का बयान दर्ज हो चुका था। उनका बयान की आप कॉपी लाइए, उन्होंने एक भी नेगेटिव नहीं बोला। आप बोलते मैं कॉपी ले आता। उनके शब्द थे, मैं शाहजहां में समिति में सेवादार था, आश्रम में बापू आए थे, मैं इतना ही जानता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। अब एक चीज है कि जिस व्यक्ति ने गवाही दे दी, गवाही उसकी दर्ज हो गई, अब उसकी दोबारा गवाही होनी नहीं है। वह आदमी को जो गवाही हो गई तो हम क्यों मारेंगे? इधर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि छठा गवाह जो था सुधा बहन, उनकी गवाही होने बाद आपको बेल मिल जाएगी। परसों उनकी गवाही पूरी हो गई। हम तो घी का दिया लेके बैठे घर में कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी बेल करा देंगे। आज ये हादसा हो गया। तो ये चीज है कि आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 पहलुओं पे देख के चलिए। यानी आपका ये कहना है ये साजिश हो रही है? साजिश ही है और आप लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं। अखिलेश तिवारी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या महज इत्तेफाक माना जाए इसको? मैं तो कह रहा इत्तेफाक नहीं, साजिश। अखिलेश जी से रिएक्शन लेंगे। निश्चित तौर से शासन का फेलियर है। पुलिस का इसमें क्या रोल है? हम लोग तो पहले से मांग कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसका एक उच्च स्तरीय जांच हो। इस प्रकार के जो हमले कर रहे हैं उनको जेल में डाला जाए। वो आज सुरक्षित कैसे हैं? तो निश्चित तौर से पुलिस और प्रशासन और सरकार का फेलियर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी व्यक्ति कोई भी हो उसको छोड़ा न जाए। राजीव त्यागी जी, ठीक है। जी लौटती हूँ आपके पास अखिलेश जी। निश्चित तौर से पहले से ही चल रहा है। ठीक है, लौटती हूँ। राजीव त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसको हम षड्यंत्र माने, इत्तेफाक माने? और जिस तरीके से खुद अखिलेश जी कह रहे उच्च स्तरीय जांच, अब इसकी मांग तो होने लगी, किसी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक गवाह, कभी हमला, कुछ गवाहों की मौत। देखिए, कुल मिलाकर के ये मुझे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। और निश्चित रूप से मैं जो सवाल उठाऊंगा जांच एजेंसियों पे उठाऊंगा कि 21वीं सदी में भारतवर्ष के पास सारी चीजें हैं और क्या एक आशाराम के विषय पे वो जांच नहीं कर सकता? क्या निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम गवाहों को किसने मारा, कैसे मरे, क्या उसकी जांच नहीं कर सकते? एनआईए अगर चाहे तो निश्चित रूप से हमें हर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन एनआईए जो है, एनआईए किसके पास है? मोदी जी के पास है। मोदी जी आशाराम जी के चरण छूते हैं। नहीं, ये फोटोग्राफ है। गलत गए फिर गए। मत बोलिए। नहीं, गलत गए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, तो आप किसी को व्यक्तिगत मत जोड़िए। दूसरा ये है बिल्कुल गलत कि आशाराम जी जो है, चरण से बात, आशाराम जी कुछ लोगों की श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, कुछ नहीं, करोड़ों साधकों के। लेकिन संत के ये काम नहीं होते कि संत बलात्कार करें। बलात्कार। अरे पहली बात में किसी पे आरोप लगाने के बाद में कि संत आप इस तरह नहीं बोल सकते। संत का काम नहीं है कि संपत्ति कौन इकट्ठा कर रहा है? आप ये बताइए। ऐसे कार्य हुए हैं, कार्य नहीं हुए चली हैं, कभी वो किसी देवता के भेष में है, कभी किसी देवता के भेष में है, कभी नहीं। ये सब चीज संतों के काम नहीं है। नहीं, आप संत का काम है, संत का काम है बेसिक रूप से लोगों को दिशा निर्देश देना जिससे वो सदाचार पे चले। हाँ, तो फिर सदाचार के कहीं मापदंड आशाराम ने रखे। नंबर 1 बताइए। दूसरी बात, आशाराम जी ने पहले हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार पे आरोप लगाए थे। क्या नाम उसका, ये कांग्रेस के षड्यंत्र पे हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अब आप बीजेपी के राज में हैं तो बीजेपी के राज्य में हत्याओं किस तरह से हो रही है? हाँ, तो किस तरह सुरक्षा नहीं हो पा रही है? तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को इंटरवीन करना चाहिए। वो यही बात कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो यही कह रहे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगी और इसलिए अहम हो जाती क्योंकि एक के बाद एक गवाहों पर हमला होना या फिर गवाहों का मृत्यु हो जाना, क्या लगता है महज इत्तेफाक या फिर इसके पीछे साजिश, और किस तरीके से जांच हो अब इसकी आगे? गवाही देने के बाद हमला हुआ है, इस चीज को भी विक्रम सिंह जी से रख ले, बात दे चुके हैं। आपने बात रख दी विक्रम सिंह से, नहीं है ठीक है। उन लोगों के लिए जरूरी है जो षड्यंत्र शांति से बोलने का अवसर विक्रम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। पुकार होगी तो मैं अपनी बात कैसे आपके सामने पेश करूंगा? विक्रम सिंह जी, मैंने गुजारिश कर दी है सबसे, आप अपनी बात रखिए। ये सरासर षड्यंत्र है। नवजोत जी, ये सरासर षड्यंत्र है, क्योंकि शक की सुई सरासर इन सब हत्याओं से कौन लाभान्वित हो रहा है, और अगर कोई लाभान्वित हो रहा है तो उसके क्रियाकलाप के ऊपर विशेष आपराधिक अनुसंधान होना चाहिए। और धारा 164 सीआरपीसी इसीलिए बनाई गई है
कि अगर कोई महत्वपूर्ण गवाह है तो उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएं, जिससे कि ये डैमेज कंट्रोल आगे के लिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हो। दुर्भाग्य से क्या कृपाल सिंह की 164 के बयान हुए थे? मुझे बताया गया है कि नहीं हुए थे। दूसरी चीज, इस बार के जो हमला हुआ था जिसमें दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई, क्या उसके बाद इसमें मृत्युपूर्ण बयान हुए थे कि उनको किससे शक था कि उनके ऊपर आक्रमण किसने किया था? और ये एक तरीका होता है गवाहों को पक्ष द्रोह कराने के लिए, हॉस्टाइल करने के लिए, जिससे कि वे अपनी गवाही बदल दें और अदालत में अगर विपक्ष में बयान दिया है तो आपके पक्ष में करें। आपको भयाक्रांत करने का ये एक तरीका है। इसमें पुलिस की चूक है, इसमें प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण गवाहों को न दिया जाना इसमें चूक है, और इसमें अगर आप सही हैं तो आपको किसी वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी गवाह के ऊपर, लेकिन सिलसिलेवार गवाहों की हत्या होती रहे जैसे व्यापम में हुआ और इस केस में हुआ, ये अत्यंत संदिग्ध है और पुलिस की कार्य प्रणाली और उनकी कार्य क्षमता दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी विक्रम सिंह जी लौटूंगी आपके पास। उपरांत ऐसे महत्वपूर्ण साक्षियों को पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी, पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। एजेंसियां वहां पर भी फेल हुई हैं। महेंद्र चावला हमारे साथ है, जो कि विटनेस रहे हैं आसाराम केस के, और इन पर भी हमला हो चुका है। महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको किस पर शक है? क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, इसमें शक वाली बात कुछ नहीं है। ये तो हमें तो पक्का विश्वास है कि नारायण साईं और आसाराम जेल में बैठकर अपने गुंडों को निर्देश दे रहे हैं, अपने आसाराम जेल में बैठकर अपने गुंडों को आदेश दे रहे हैं। आसाराम के आदेश पर आसाराम के गुंडे गवाहों पर हमले कर रहे हैं ताकि गवाह मर जाएं और उनका केस कमजोर हो जाए। आसाराम जेल से बाहर मैं ये मेरे साथ में क्या कह के गए हो, ये भी ध्यान रखना। सज्जन को चुप कराइए, ये बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, इनको चुप कराइए। महेंद्र, ध्यान रखना क्या बोल के गए थे जी न्यूज़ पे। आसाराम के लोगों को पहले तो तमीज होनी चाहिए जब एक आदमी बोल रहा है। आप भी वहीं के हो, वहीं से खा के निकले हो। घर से अपने भाई को बुला लो, घर से षड्यंत्र का नाटक करके पैसा लेके गए हो। आपके घर वालों ने सुधरने के लिए आसम में भेज दिया, आसम में चोरी करी, आसम से भगा दिया गया, और आज आप खुद कहते हो मैं चैनल पे पैसा लेके बोलने जाता हूँ। जी न्यूज़ पे आपने खुद बोला तो मैं पैसा लेने के बाद बोलता हूँ। चैनल वाले टीआरपी कमाई करते हैं, मैं अपनी बात को क्यों न बेचूं? हम इसी पर राजीव जी जो विषय मैं लौटती हूँ महेंद्र आपके पास। हाँ, मैंने एक विषय उठाया था, क्यों आसाराम के बहुत सारे आश्रम सरकारों ने ध्वस्त किए? कहीं ना कहीं वो अनऑथराइज्ड थे। आप बताइए कितने ध्वस्त हुए? देखिए, सुनिए, गिनती तो बताइए ना। आपने बहुत सारे बोले, गिनती तो बताइए। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में सब जगह हुए आप जाकर कहाँ हुई है बताइए। दुर्गेश जी आराम से चर्चा करेंगे, आराम से सभ्य तरीके से चर्चा करते हैं। दुर्गेश जी, आपको 2 बज के 40 मिनट एफआईआर दर्ज हो जाती है। दुर्गेश जी, 2 बज के 40 मिनट एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप कांग्रेस सरकार के लिए नहीं बोलेंगे? आप लोगों की तरह से झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे। आप सच बोलने की हिम्मत नहीं आप में। सभ्य तरीके से चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। सभ्य तरीके से आराम से, दूसरी बात पहली बार हुआ है, आराम से चर्चा को आगे बढ़ाएं। आसाराम जी के बारे में कहना चाहूंगा कि जब उन पे आरोप हैं सारे और वो जेल में बंद हैं, तो संत का काम ये होता है, बहुत सारे संतों के उदाहरण है इस तरह के जिन्होंने शासन ने जेल में बंद किया पुरातन काल में, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा जेल से बाहर नहीं आऊंगा। हाँ, तो आसाराम को हम तो संत जब माने, जब ये कहें कि जब तक मेरे मुकदमे फारिग नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं जमानत का प्रोसेस ही नहीं अपनाऊंगा, तो क्यों लड़ाई थे? जब संत अरे है, मेरी तो बात संत तो या जेल में रहे या रेल में रहे, सब जगह एक ही जैसे पोजीशन में सेवा हो रही है, उसको आप करोगे। दिक्कत है, समाज में करोड़ों लोगों सेवा नहीं हो रही। सिर्फ आसाराम मेवा खाने का काम कर रहे हैं, सेवा करने का काम नहीं कर रहे हैं। फैला दो, करोड़ों साधक हैं, और ऐसे संतों की वजह से, ऐसे ही संतों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे संतों को बिहाइंड द बार ही रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार ऐसे संतों से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, और मैं भी वैदिक धर्म को ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी चाहूंगा कि वैदिक धर्म बदनाम हो। हिम्मत नहीं आप में। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपको कड़वी लग रही है इसलिए बुरा लग रहा है, आपको कड़वी लग रही है इसलिए बुरा लग रहा है। कितने बजे हुई? जोर से चिल्लाने से चीजें सच नहीं हुई। दीवार पे लिखी इबारत यह है कि आसाराम कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल है। अरे एफआईआर कितने बजे हुई? आसाराम कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल है। और मैंने कहा बीजेपी के लोगों ने साम्राज्य बनवाया। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी जाके आसाराम के चरण छुआ करते थे, तो साम्राज्य इस तरह से बना है। नहीं तो आप जाके साम्राज्य इस तरह से बना है। आप भी अपने धर्म के उसमें जा रहे हो। साम्राज्य की बात कर रहे हैं, साम्राज्य
तो चर्चा हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, क्या इतनी सारे गवाहों पर हमला और मौत क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एक साजिश है? दुर्गेश जी क्या चाहते हैं आप कह रहे थे कि एसआईटी या सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से एक निवेदन करता हूं, पहले भी हमारी टीम ने कई बार उनसे प्रार्थना किया है। देश में छोटे धार्मिक स्थल पे अगर हमला हुआ तो आपने एसआईटी गठित कर दी। आज 2 साल होने को जा रहा है, रोज एक कहानी बन जाती है। जबकि नीलम बहन ने भी अभी बताया कि हमने कोर्ट में खुद जाके 2014 में एक लेटर लगाया कि भाई आप ना गवाहों की सुरक्षा दीजिए क्योंकि इससे हमारी बदनामी होती है। नहीं, ये समझ नहीं आ रहा दुर्गेश जी, कौन कर रहा है ये साजिश आपके खिलाफ? देखिए बहन जी, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो केस बना इतना बड़ा, 2009 में सबसे पहले बलात्कार आरोप लगाया गया। वो जो आपका हमारा वैद्य था पूर्व, बाद में पता चला बुर्का पहनने वाली औरत उसी की बीवी थी। उसने माना कि मुझे पैसा नहीं मिला तो इसलिए मैंने आरोप लगाया, खूब बलात्कार की खबर चली। तो 2009 से आज तक लगातार प्रयास किया गया। गिने चुए आप ये बताओ, 400 आश्रम में आपके सेवादारों की असंख्या है, मतलब संख्या 40 लाख से ऊपर है, उसमें से यही 4 आदमी हमेशा आपको चैनल पे दिखाई देते हैं। किसको फायदा हो रहा है इससे दुर्गेश जी, ये भी तो क्लियर नहीं है ना। इसको फायदा उनको लोगों को हो रहा है जिनकी नजर आश्रम के संपत्ति पे, आश्रम पे है। इससे पहले एक हमारी सीडी आई थी, हमने जो सच का पर्दाफाश दिखाया था, उसमें ये दिखाया था, स्पष्ट बोला था। राजीव जी, हिंदुस्तान में धर्म जो है ना, धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में। धर्म को लेकर के लोग बाग आंदोलित होते हैं। संक्षेप में कह रहा हूं, मेरा प्रश्न ये है कि आशाराम जी को लेकर के, आशाराम को लेकर के उनके सेवादारी आरोप क्यों लगा रहे हैं और अंतरंग सेवादार आरोप लगा रहे हैं जो लोग बाग उनको सुबह पानी से लेकर के रात का दूध दिया करते थे। तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ राज तो हैं, उनके पास कुछ राज तो हैं, और उन राजों का जब वो खुलासा करते हैं या गवाही देते हैं, उनकी हत्या जाती है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए। सीबीआई क्यों सेंसेशन हो रही है बार बार, क्यों टीवी पे चैनल पे चल रहा है? अच्छा, आपने भी चलाया सुपारी राम बापू, तो सुपारी राम बापू जब आप चला रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो सुपारी दे रहा है ना उन गवाहों की। तो इस पे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नंबर 1। और आशाराम अगर संत हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि जब तक हर एक बात की जांच नहीं हो जाएगी मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। अरे तो जांच हो गई, निश्चित रूप से मानेंगे संत हैं, संत तो त्याग की मूर्ति होता है, तपस्या की मूर्ति होती है। संत का, आजकल के संत का जो आश्रम है, आसाराम का जो संताई है, मुझे त्याग की मूर्ति नहीं लगती है। आसाराम की संताई मुझे तपस्या की मूर्ति नहीं लगती है। आसाराम की संताई सिर्फ करोड़ों रुपए के लेकर के है। जैसे मैंने कहा कि हमारे करोड़ों रुपए के आश्रम है, उन पे कब्जा कर लेंगे। भाई आप त्याग की मूर्ति छोड़ दीजिए आश्रम, कौन पकड़ छोड़ दीजिए आश्रम, आपको आश्रम का लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। मैं इत्तेफाक नहीं है, आसाराम के समर्थक ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ साजिश है। बात विक्रम सिंह जी से हुई, उन्होंने भी कहा कि निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। तमाम एजेंसियां गवाहों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, वहां पर भी खामी